एक प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल से हाउ टू राइट जावा कोड। कल की जो प्रीवियस मेरी सेशन थी उसके अंदर मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था जावा के फीचर को लेकर मेन रूप से जिसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स आप लोग को कवर किया था, याद है ना। हमने आपको 4 पॉइंट्स कवर किया था जिसमें हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट समझाया, जिसमें हमने आपको जावा की सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में समझाया, जिसके अंदर हमने जावा का मल्टीटास्किंग और मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऊप्स के कॉन्सेप्ट को हमने एनालाइज किया था। और मैंने आपको लास्ट सेशन में ऊप्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में लेकर गए थे, थोड़ा सा डिटेल लेकर गया था, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर गया था, जिसमें मैंने आपको 4 पिलर के बारे में बताया था। और हमारा आज का एजेंडा है उस 4 पिलर का इनकैप्सुलेशन पार्ट को पिकअप करने का, क्योंकि इनकैप्सुलेशन मैंने आपको बताया था रैपिंग इनटू अ सिंगल यूनिट सीरीज। देखो इनकैप्सुलेशन का जो पार्ट था वो क्या था हमारा गाइस, रैपिंग इनटू अ सिंगल यूनिट। आप अपने सारे कॉन्सेप्ट को एक सिंगल यूनिट में बाइंड अप करो, तो आप बाइंड अप करोगे तभी आपका टास्क परफॉर्म होगा। और यहाँ पे जावा का एक हेलो जावा भी अगर आपको प्रिंट करना हो तो आपको ये इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट को अचीव करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो गाइज हमारे लिए ये इनकैप्सुलेशन का जो पॉइंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के आधार पे हम अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको एक एग्जांपल के ऊपर ले चलता हूँ, हाउ टू राइट जावा कोड। ठीक है, तो जावा कोड को राइट करने के लिए सबसे पहले हम एक बनाते हैं क्लास, क्योंकि इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट यही बताता था रैपिंग इनटू अ सिंगल यूनिट। अगर आप कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हो यू कैन क्रिएट फर्स्टली अ क्लास एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टोर ऑल द डेटा इनसाइड इट। ये है स्ट्रक्चर हमारा क्लास का। सो क्लास बनाया गाइस, और क्लास का कोई एक नाम कंसीडर कर दो। लेट्स सपोज आई विल डिफाइन द नेम ABC। सो माई क्लास नेम इज ABC। तो क्लास जब आप भी डिजाइन करेंगे तो क्लास का कोई ना कोई एक नेम होगा। यस गाइस, क्लास का कोई ना कोई एक नेम होगा। अगर आप नेम नहीं पास करोगे तो हम आउटसाइड से इस क्लास को कॉल कैसे करेंगे। जैसे कोई आपका कॉलेज है, उस कॉलेज में कई सारे क्लासरूम्स हैं, तो जब तक क्लासरूम का नेम आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक आप कैसे जाओगे कि आप मेरा क्लासरूम कौन सा है। तो इसलिए कॉलिंग पर्पस के लिए हम क्लास का नाम कंसीडर करते हैं। अब इस क्लास के अंदर गाइज अगर मैं आपका क्लासरूम की बात करूं तो क्लासरूम के अंदर क्या क्या होता है। हमारे पास चेयर होते हैं, टेबल्स होते हैं, मैंने आपको कल भी समझाया था, स्टूडेंट होते हैं, ट्रेनर्स होता है, व्हाइट बोर्ड होता है, प्रोजेक्टर होता है। मुझे ये बताइए कि उन सभी कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है जिसकी वजह से क्लासरूम का टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। एनीबॉडी? उस ट्रेनर या ट्रेनर। अगर ट्रेनर ही ना हो तो क्लास का टास्क एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। गुड मॉर्निंग, है ना। तो मैं बात कर रहा था एक जावा प्रोग्राम्स का। तो प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए हम क्लास डिजाइन करेंगे और क्लास के अंदर हम एक मेन मेथड डिजाइन करेंगे। मेन मेथड इज लाइक अ ट्रेनर ऑफ दिस क्लास। ठीक है, तो क्लास का एक नाम होगा, क्लास का नाम लेट सपोज हमने रखा ABC, और इसके अंदर हम डिजाइन करेंगे एक मेन मेथड। मेन मेथड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग g ऑफ array, और इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंटिंग के लिए यूज करेंगे system डॉट आउट डॉट println, एंड हमने यहाँ पे एक मैसेज दिया हेलो जावा। ये लीजिए, हम इसे कर लेते हैं क्लोज। तो ये है स्ट्रक्चर एक जावा के प्रोग्राम का। तो आप लोग एक काम करो गाइस, ये एग्जाम्पल के तौर पे पहले नोट कर लो और एक एक पॉइंट को मैं डिटेल में समझाता हूं कि जावा का ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है। तो पहले आप फटाफट इस कॉन्सेप्ट को गाइस नोट करो। चलिए, तो सबसे पहले नोट कीजिएगा क्लास के बारे में। हेडिंग दीजिए पहला पॉइंट क्लास, और इसके बारे में लिखिएगा इट इज अ कीवर्ड्स। क्लास क्या है? इट इज अ कीवर्ड्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। इट इज अ
keywords of Java programming which is used to create Java classes, तो जावा में क्लासेस को डेवलप करने के लिए या क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लास कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा, ABC, ए कैपिटल मैंने लिखा है गाइस, ध्यान दीजिएगा, और बी और सी हमने स्मॉल राइट किया है। सो लिखिएगा डैश देकर, इट इज अ नेम ऑफ क्लास, ध्यान दीजिएगा जावा केस सेंसिटिव है, तो जैसा मैं लिखूं उसी तरह से आपको मेंशन करना है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ केस सेंसिटिव कॉन्सेप्ट। सो मैंने यहाँ पे क्लास का नाम ए लिखा है, सो क्या है, इट इज अ नेम ऑफ। अब देखो यार, क्लास का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, क्लास का नाम आपकी मर्जी है, आपकी जो मर्जी करे दे सकते हो, बट जावा ना एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूल, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रूल एंड कॉन्सेप्ट। अगर मैं कहूं स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है, सो यू शुड बी फॉलो, अब फॉलो करना है या नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर मैं कह दूं रूल, सो यू मस्ट बी फॉलो। सो मैं कह रहा हूं इट्स अ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जावा। जावा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट क्या देता है, क्लास नेम शुड बी अ कैपिटल लेटर। क्लास नेम हमेशा लिख लीजिएगा, क्लास नेम पॉइंट देकर लिख लीजिएगा, क्लास नेम शुड बी अ कैपिटल लेटर। इट्स अ स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो ये आप स्टैंडर्डाइजेशन को हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी जब भी आप कोई जावा का क्लास बनाते हो तो क्लास का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। कंफ्यूजन ये हो जाएगी कि मेरे पास क्लास का नाम होता है, मेरे पास वेरिएबल का भी नाम होता है और किसी मेथड का भी नाम होता है, तो सभी का नाम तो एक ही जैसा ही हो सकता है ना, तो फिर डिफरेंशिएशन आपको कैसे समझ में आएगा कि भाई कौन क्लास है, कौन मेथड है, कौन वेरिएबल है। सो इसलिए मेथड और वेरिएबल को जावा कहता है कि स्मॉल लेटर में राइट करो, और क्लास को कहता है कि तुम कैपिटल लेटर में राइट करो। इससे क्या होगा, एक डिफरेंशिएशन आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये दिस इज अ क्लास एंड दिस इज अ मेथड। सो इसीलिए एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग के लिए उसने कैपिटल में मेंशन कर दिया एज अ क्लास नेम। तो ये आपको हमेशा यूटिलाइज करना होगा अपने प्रोग्राम में, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने किया क्या है। वैसे जावा प्रोग्रामिंग को कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन होगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए, ये तो था क्लास का स्ट्रक्चर, है ना। तो जब भी आपको क्लास बनाना हो तो क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि उसी की हेल्प से क्लास बनाया जाता है। एंड नेम आपकी मर्जी है, बट स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि पहला लेटर कैपिटल दे दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करें करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोजिंग। ये हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा क्लास का स्ट्रक्चर कैसा होगा। दैट्स द स्ट्रक्चर, बॉडी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको बोला कि क्लास के अंदर बहुत सारी चीजों को हम रख सकते हैं। क्लास के अंदर हम बहुत सारी चीजों को रख सकते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में चेयर है, टेबल है, स्टूडेंट है, ट्रेनर है, व्हाइट बोर्ड है, डिस्प्ले है। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेनर। अगर ट्रेनर ही ना हो तो टास्क परफॉर्म होने का कोई चांस ही नहीं है। सो इसीलिए ट्रेनर इज लाइक अ मेन मेथड। दिस इज कॉल्ड मेन मेथड, है ना। सो इट्स अ ट्रेनर ऑफ योर क्लास। आपके जावा क्लास के लिए एक तरह से ये ट्रेनर का काम करेगा, मतलब सारे टास्क को परफॉर्म करने वाला ये हमारा मेन मेथड होगा। क्लियर है। अच्छा, सवाल ये है कि मेन मेथड कैसा होगा, यानी ट्रेनर कौन हो सकता है ना। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा ट्रेनर कौन हो सकता है। तो अगर आप जावा स्टडी करने के लिए आए हो तो ट्रेनर वही हो सकता है जो जावा के बारे में A to Z सारी कॉन्सेप्ट को जानता हो, है ना, वही ट्रेनर हो सकता है। एंड जानने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन पावर होनी चाहिए। अगर जानता हूं और एक्सप्लेनेशन पावर नहीं है तो उसी मतलब कुछ सर्टेन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी वो ट्रेनर कहला सकता है। यहां पे भी मेन मेथड वही होगा जिसके पास सर्टेन प्रॉपर्टी होगा। पहला प्रॉपर्टी दिया गया पब्लिक। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पब्लिक। जरा नोट करके लिखा जाए पब्लिक के बारे में। पब्लिक को जनरली हम कहते हैं मॉडिफायर। केस सेंसिटिव है गाइस, कैपिटल स्मॉल पे ध्यान रखिएगा, पब्लिक का P स्मॉल है।
है ना। तो लिख लीजिएगा पब्लिक के बारे में, इट इज अ मॉडिफायर, इट इज अ मॉडिफायर, फुल स्टॉप देकर आगे लिखिएगा, इफ यू अप्लाई मॉडिफायर एज अ पब्लिक, इफ यू अप्लाई मॉडिफायर एज अ पब्लिक, that means you can access this method outside the package, outside the package like a folder। मतलब कहने का मतलब ये है, अभी मैंने यू that means के बाद बोलिए। तो यहाँ पे यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो जेवीएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा कंपाइलर है। तो चाहो तो यू को ब्रैकेट में जेवीएम लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे यू का मतलब जेवीएम है। हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करने वाला कौन है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा वर्चुअल मशीन हमारे इस मेन मेथड को कॉल करेगा। अब हो सकता है पॉसिबिलिटी कि तुमने अपना मेन मेथड यानी अपना प्रोग्राम डी ड्राइव में सेव कर दिया, या एफ ड्राइव में सेव कर दिया, या डेस्कटॉप में सेव कर दिया, और हमारा कंपाइलर सपोज कर लो हमारा जो जेवीएम है वो सी ड्राइव में बैठा है, तो कॉल कैसे करेगा? लोकेशन अलग अलग है ना, तो उसके लिए पब्लिक होना जरूरी है। अगर आपका मेथड पब्लिक नहीं होगा तो आउटसाइड से एक्सेस नहीं हो सकता है ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट किया जाएगा इज स्टैटिक। नेक्स्ट पॉइंट स्टैटिक। क्लियर है पब्लिक सभी लोग को? यस सर। चलिए स्टैटिक के बारे में नोट कीजिएगा। इफ यू डिफाइन मेथड एज अ स्टैटिक, इफ यू डिफाइन मेथड एज अ स्टैटिक, that means JVM can call this method without creating any object of that class। दैट क्लास का मतलब यहां पे हमारा एबीसी क्लास से है। तो एबीसी क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए, एबीसी क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए, वैसे ऊप्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जावा ऊप्स को सपोर्ट करता है, तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी टास्क परफॉर्म करोगे वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते हो। लेकिन यहां पे गाइस ध्यान दीजिएगा, मेन मेथड को स्टैटिक बनाया गया ताकि बिना कोई ऑब्जेक्ट बनाए उसे कॉल किया जा सके। अब ऐसा क्यों किया गया, कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा। अभी जेवीएम हमारे मेन को कॉल करेगा, एक्चुअली वो जेवीएम सिर्फ एक ही बार मेन को कॉल करेगा। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट बनवा भी देता हूं सपोज कर लो, तो हमारा मेमोरी ही एक्स्ट्रा एक तरह से लॉस होगा, वो सेकेंड टाइम यूज में नहीं आएगा, है ना। और वो आउटसाइड कॉलिंग नहीं हो रही है, वो जेवीएम के थ्रू कॉलिंग हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें उतना ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए होता है। एंड सेकेंड पॉइंट कि हमें सिंगल टाइम यूज ही देखने को मिलता है। तो जेवीएम यहाँ पे हमारा कंपाइलर ने मेमोरी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए लेस मेमोरी पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का एक सिचुएशन बनाया है, और इसीलिए इसने मेथड को स्टैटिक बना डाला। वैसे हमारे पास मेथड की दो कैटेगरी होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होता है नॉन स्टैटिक। तो अगर आपने स्टैटिक बनाया तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अगर आपने नॉन स्टैटिक बनाया तो पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा उस क्लास का और तभी वो कॉल किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है कि भाई आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हमारा प्रोग्राम और लेंदी हो जाता। इसीलिए कंपाइलर ने कहा कि भाई काम करते हैं, मेथड को स्टैटिक बना डालते हैं। क्लियर है? स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का मतलब स्टैटिक कीवर्ड को हटा दो, वो नॉन स्टैटिक बन जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक अगर आपको बनाना हो तो स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। चलिए पब्लिक क्लियर? सर हेलो। यस सर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक बताना, क्या बताते हो? मैंने कहा कि अगर आपने स्टैटिक बनाया, सो माई प्रोग्राम, माई कंपाइलर विल कॉल दिस मेथड डायरेक्टली, दैट मीन्स विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास।
But if you define method as a non-static, that means firstly we create the object of ABC class and after that is call this method, है ना। तो अभी मैं नॉन स्टैटिक नहीं बना रहा हूं, मैं नॉन स्टैटिक जब मैं आपको और डिटेल में प्रोग्राम लेकर चलेंगे 2-3-4 एग्जांपल पे, तो हम वहां पे ऑब्जेक्ट बनाना सिखाएंगे, ऑब्जेक्ट प्रोसेस हम समझाएंगे, और उसके लिए हमारा टॉपिक है ही उप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और डिटेल में सर नॉन स्टैटिक क्या डायनेमिक हो जाएगा फिर वो? यस, इट्स कॉल्ड अ डायनेमिक। ओके ओके सर। चलिए गाइस, थर्ड पॉइंट हमारे पास है। हेलो यस सर, ये मेन मेथड जो है हमारा हमेशा स्टैटिक रहेगा? यस, ऑलवेज। मैंने आपको बताया था ना कि एक स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट दिया गया कि मेन कौन हो सकता है जिसके पास ये सर्टेन प्रॉपर्टी हो। अब यही प्रॉपर्टी क्यों, वो मैं आपको डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट नोट किया जाए, वॉइड। वॉइड के बारे में लिखिएगा, इट्स अ मेथड्स रिटर्न टाइप। वॉइड क्या है गाइस? इट्स अ मेथड रिटर्न टाइप। हमारे मेथड की रिटर्न टाइप है वॉइड। वैसे तो रिटर्न टाइप, मेथड का रिटर्न टाइप हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसा मर्जी वैसा रिटर्न टाइप डिफाइन कर लो, लेकिन कंपाइलर ने, जेबीएम ने हमें मेथड का रिटर्न टाइप वॉइड दिया है। इट्स अ मेथड रिटर्न टाइप। अब वॉइड देने का मतलब ये है, वॉइड मतलब नथिंग, ब्लैंक, है ना। वॉइड का मतलब क्या होता है? अगर एक रियल एग्जांपल लें तो वॉइड मतलब नथिंग, कुछ नहीं। तो आप यहां से कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहे हो, सो यू कीप इट वॉइड। सो लिखिएगा आगे, इफ यू डज नॉट वांट टू रिटर्न एनीथिंग, इफ यू डज नॉट वांट टू रिटर्न एनीथिंग इनसाइड दिस प्रोग्राम, if you does not want to return anything inside this program, then define method as a Does not, sir, does not. if you does not want to return anything inside this method, है ना, प्रोग्राम की जगह मेथड कर लो, inside this method, then define return type as a void. Define return type as a void. समझ रहे बात को? तो यहां पे रिटर्न टाइप क्या डिफाइन किया गया गाइस? वॉइड डिफाइन किया गया। क्यों डिफाइन किया गया? क्योंकि यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि इस मेथड के थ्रू हम कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करना चाहते हैं, सो यू डिफाइन एज अ वॉइड। चलिए गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मेन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है गाइस? मेन। मेन के बारे में लिखा जाए, इट्स अ नेम ऑफ मेन मेथड। चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। भाई ये तो नाम है, नाम तो चेंज किया जाना चाहिए ना। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, मैंने कहा ट्रेनर कौन हो सकता है, तो हमने कहा भाई ट्रेनर वही हो सकता है जिसके पास सर्टेन प्रॉपर्टी हो। अब अगर आप जावा की ट्रेनर की बात कर रहे हो तो भाई जावा की डिटेल नॉलेज उसके पास हो, है ना। मैंडेटरी ये है, उसका नाम मैंडेटरी नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। सबसे मैंडेटरी पॉइंट क्या है कि ये सारी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हमारे लिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए। अगर आप पब्लिक नहीं रखोगे तो आउटसाइड एक्सेसिबल नहीं होगी, स्टैटिक नहीं रखोगे तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मेमोरी ज्यादा कंज्यूम किया जाएगा। वॉइड रखा गया क्योंकि इस मेथड का कुछ रिटर्न टाइप था नहीं, तो हमने वॉइड डिफाइन कर दिया। अगर आप इंट करते तो हमें 4 बाइट की एक्स्ट्रा मेमोरी लॉस करनी पड़ जाती। तो ये सारी प्रॉपर्टी तो समझ में आ रही है, लेकिन मेन इट्स जस्ट अ नेम। तो आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो सवाल किया गया, क्या हम जावा में मेन को चेंज कर सकते हैं? इसका जवाब यस है। अब चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है गाइज कि जावा पहले, मतलब बिफोर जेडीके 6 की मैं बात करूं या ऑन जेडीके 6 तक की मैं बात करूं, तो वो जावा ओपन सोर्स में आता था। ओपन सोर्स का मतलब सारी की सारी कोडिंग आपके सामने दिखा दी जाती थी। तो आप मैनुअली वहां पे चेंज करके, मतलब वापस आप अपडेट कर देते थे, हमारा काम हो जाता था। मतलब आप जो भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हो। लेकिन अब किया गया, अब जेडीके 7 के बाद, मतलब ऑन 7 से ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि भाई कुछ डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया गया।
अब यहाँ पे कुछ डेटा इनक्रिप्ट कर दिया गया जावा के द्वारा, तो अब अगर आप अपडेशन करते हो तो पूरी अपडेट होगी नहीं, जिसके कारण जावा प्रोग्रामिंग कंपाइलेशन फेल कर जाएगा या जेवीएम लोड नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग तो नहीं कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन अगर डेवलपर्स चाहें, मतलब जावा का डेवलपर, तो वो नाम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो जावा की प्रोग्रामिंग है वो C++ से इंस्पायर्ड है ना। जावा की प्रोग्रामिंग C++ से इंस्पायर्ड है, तो C++ का कॉन्सेप्ट था मेन मेथड। हम वहां पे भी मेन फंक्शन डिजाइन करते हैं, मेन फंक्शन में ही सारा टास्क होता है। तो बस जावा ने भी वही कहा कि चलो भाई ठीक है, मेन जाना पहचाना है, बहुत पुराना है, तो भाई उसी को उठा लिया जाए। इसीलिए नेम को एज अ मेन कंसीडर किया गया। तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि मेन ही क्यों रखा गया। मे बी आपका वो C++ से इंस्पायर्ड है इसलिए मैंने मेन रख दिया, लेकिन अगर आप चाहे, मतलब डेवलपर्स चाहें, जावा डेवलपर्स, तो इसे चेंज कर सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, ये हमारा कहलाता है मेथड यानी फंक्शन का स्ट्रक्चर। जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसका सिंटैक्स होता है रिटर्न टाइप, मेथड का नाम और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। ये जो दो कॉन्सेप्ट थे ये अलग से हमने मॉडिफायर अप्लाई किया था। मॉडिफायर कि भाई वो पब्लिक होना चाहिए, वो स्टैटिक होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा अप्लाई किया गया। वैसे मेथड का स्ट्रक्चर सिर्फ इतना ही है। मेथड का रिटर्न टाइप मैंने बताया वॉइड होगा, मेथड का नेम हमने बताया मेन होगा। अब हम बात करते हैं ये आर्ग्यूमेंट को। इस आर्ग्यूमेंट को अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। हम इसे क्या कहते हैं गाइस? नॉट ओनली आर्ग्यूमेंट, हम इसे कहते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप रन टाइम यानी रन करते समय आप चाहो तो डेटा पास कर सकते हो और वो डेटा इसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। चलिए जरा इस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को डिटेल में समझते हैं। जावा ने कहा कि मैं एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट किसी भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, एज अ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम किसी भी टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये बना कि भाई किसी भी टाइप का डेटा, ओके, तो क्या इंटीजर भी स्टोर हो सकता है? बोला यस। डबल भी स्टोर हो सकता है? बोले यस। कैरेक्टर भी स्टोर हो सकता है? यस। कोई नेम भी स्टोर कर सकते हैं? यस। तो सवाल ये ढूंढा गया, मतलब ये कॉन्सेप्ट ढूंढा गया कि भाई जब हम सभी टाइप का डेटा स्टोर करेंगे तो हम डेटा टाइप क्या रखेंगे? हमारे पास सबसे बड़ा डेटा टाइप है डबल, जो कि 8 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है। लेकिन डबल के साथ प्रॉब्लम यह कि उसमें आप कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते हो। नंबर तो स्टोर करा लेंगे बट कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते हैं। आप कोई वर्ड, कोई सेंटेंस स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जावा ने डिसाइड किया कि हम एक एक्स्ट्रा एक क्लास बनाते हैं। जावा ने क्या डिसाइड किया? हम एक क्लास बना देते हैं, प्री डिफाइंड क्लास बनाते हैं। जैसे मैंने एबीसी यूजर डिफाइन बनाया, जावा ने डिसाइड किया एक प्री डिफाइंड क्लास बनाते हैं और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि तुम हर एक टाइप का डेटा एक्सेप्ट करो, है ना। एंड दैट इज नोन एज स्ट्रिंग। नाम क्या रखा गया क्लास का? स्ट्रिंग। तो जरा स्ट्रिंग के बारे में डैश देकर नोट करो, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में लिखिएगा, इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास। It is a predefined class which is used to, ये एक predefined class है which is used to accept every types of data in double quotes। ध्यान दीजिएगा, ये डेटा एक्सेप्ट करता है डबल कोट्स के अंदर, है ना। डबल कोट्स ओपन, डबल कोट्स क्लोज के अंदर आप जो भी डेटा XYZ पास करोगे वो सारा का सारा डेटा स्ट्रिंग के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तुम अगर नंबर भी डबल कोट्स के अंदर पास करते हो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, कैरेक्टर भी पास करोगे वो भी स्टोर कर लेगा, नेम भी पास करोगे वो भी स्टोर कर लेगा, जो मर्जी करे पास कर दो। हाँ, डबल कोट्स लाइक यहाँ पे देखो मैंने डबल कोट्स लगाया ना, हेलो जावा के पहले और बाद में ये लगाया ना डबल कोट्स, दैट इज कॉल्ड डबल कोट्स। समझ रहे बात को? तो ये थी कहानी स्ट्रिंग ऑपरेशन। इसे हम स्ट्रिंग ऑपरेशन कहते हैं। बहुत ही जावा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग, और हम इसको डिटेल में लेकर चलेंगे, टेंशन रखो। हाँ, फिलहाल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया जी और एरे का साइन है। ये जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना, दिस इज अ सिंबल ऑफ एरे। उसको डिनोट करके कर लो एरे। ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्या है?
एरे है, और जो मैंने जी रखा है वो क्या है, एक वेरिएबल का नाम है। जी इज अ वेरिएबल नेम। यहाँ पे गाइज वेरिएबल नेम को जो मर्जी करे लिख सकते हो। जो जब आप जावा का स्ट्रक्चर कहीं से कॉपी करते हो ना, तो वहां पे वेरिएबल नेम के रूप में args लिखा हुआ मिलता है। कई लोगों ने देखा होगा, मैं जब आईडीज का यूज कराऊंगा इक्लिप्स का, तो वहां पे भी आपको args लिखा हुआ मिलेगा। args बोले तो आर्ग्यूमेंट्स का शॉर्टकट args लिखा हुआ। दैट मीन्स यू नीड टू डिफाइन अ आर्ग्यूमेंट। हमने आर्ग्यूमेंट के रूप में जी दे दिया। इट्स योर चॉइस, आप क्या देना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में ये कहा गया कि आपकी जितनी मर्जी करे उतना डेटा स्टोर करो गाइस, उतना डेटा ट्रांसफर करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 10 20 50 पूरा का पूरा नोबेल पास कर दो, वी एक्सेप्टेड। तो सवाल ये आया कि इतना सारा डेटा कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके लिए लगाया गया एरे, उसके लिए लगाया गया एरे। अगर मान लिया जाए मैंने लिखा माई नेम इज ज्ञान रंजन, तो जितने भी वर्ड यहाँ पे बने, माई 1 हुआ, नेम 2 हुआ, है ना, इज 3 हुआ, ज्ञान रंजन 5 हुआ, टोटल 5 वर्ड हुए ना, तो एक एरे बना दिया जाएगा। एरे का साइज 5 कर दिया जाएगा और ये सारा डेटा उसके अंदर स्टोर कर दिया जाएगा, है ना। तो डायनेमिकली मतलब रन टाइम में जितनी मर्जी करे उतना डेटा एक्सेप्ट करवाने के लिए हमने यहाँ पे क्या डिजाइन कर दिया, एरे का सिंबल डिजाइन कर दिया। क्लियर गाइस एवरीबॉडी। मैंने क्यों लिखा ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसा ही क्यों लिखूं। जावा ने कहा कमांड लाइन आर्गुमेंट में किसी भी टाइप का डेटा चलेगा और किसी भी रेंज का चलेगा। तो किसी भी टाइप का डेटा चलेगा तो स्ट्रिंग डिजाइन किया, और किसी भी रेंज में चलेगा उसके लिए एरे डिजाइन कर दिया। तो स्ट्रिंग ऑफ एरे डिजाइन कर दिया गया। तो आप जो मर्जी करे वो डेटा स्टोर कर सकते हो ऑन कमांड लाइन आर्गुमेंट। मैं इसको यूज करके भी दिखाऊंगा कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर है गाइस एवरीबॉडी? गाइस सभी लोग यस सर, यस सर। यस सर। उसके बाद आते हैं, ये तो था मेन मेथड की स्टोरी। हमने मेन मेथड डिजाइन कर लिया। अब मेन मेथड के अंदर आते हैं। देखो ये मेथड का बॉडी है, ये है जो क्या हमारा मेथड का बॉडी है। इस पूरे क्लास में कई सारे मेथड बना सकते थे, उसमें से ये मेन मेथड हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेवीएम इसी को कॉल करने वाला है। और ये जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हमेशा बॉडी को डिजाइन करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको मेथड की बॉडी चाहिए, आपको किसी क्लास की बॉडी चाहिए, आपको किसी ब्लॉक की बॉडी चाहिए, आपको किसी लूपिंग का किसी कंडीशन की बॉडी चाहिए। बॉडी मतलब कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दीजिएगा। तो मैं यहां पे मेन मेथड की बॉडी बनाना चाह रहा हूं। तो बॉडी के अंदर देखो गाइज, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इंटरव्यू में आपसे सबसे पहला सवाल इसी से आएगा एज अ फ्रेशर। हम डेटा प्रिंट करने के लिए जावा में डेटा को स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए system.out.println ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि सी लैंग्वेज इसके पहले था, C++ इसके पहले था। सी लैंग्वेज ने तो प्रिंटफ पे हमारा काम करवा दिया, एक ही फंक्शन पे काम करा दिया। C++ में जाते हो तो वो तो सी आउट पे ही काम करा देता है। पाइथन में जाते हो वो सिर्फ प्रिंट करके काम करा देता है। फिर जावा इतनी लंबी चौड़ी क्यों लिखता है भाई? यहां पे एक सिनारियो, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। जावा एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग है, तो वो कुछ भी चीजों को हिडन नहीं करता, वो आपके सामने डिस्प्ले करता है। अगर मैं प्रिंटफ या प्रिंट फंक्शन से मैं काम करा के दिखा रहा हूं, तो भाई टेक्निकली अगर मैं समझूं इस बात को, तो सिर्फ प्रिंट फंक्शन से आप काम नहीं करा सकते हो। बैकएंड में किसने किसको कॉल किया, कनेक्टिविटी कहां गई, हमारा कंपाइलर इसे कॉल कैसे कर रहा है, ये कुछ दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है। लेकिन जावा एक स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग है, वो सभी चीजों को आपके सामने दिखाता है। देखो हमारे पास प्रिंट करने का कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। आप चाहो तो प्रिंटिंग कंसोल पे कर सकते हो, आप चाहो तो प्रिंटिंग अपने किसी फाइल में कर सकते हो, आप चाहो तो प्रिंटिंग किसी नेटवर्क के भी डेटा पे कर सकते हो, है ना, कहीं भी प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब सी लैंग्वेज में अगर आप जाते हो, मैं सी लैंग्वेज की सबसे पहले बात कर लूं, तो सी लैंग्वेज में प्रिंट करने का अगर कंसोल में प्रिंट करते हो तो प्रिंट अप है, और अगर आपको फाइल में प्रिंट करना है तो उसके अलग फंक्शन बना दिया, उसने एफ प्रिंट अप बना दिया, समझे, उसने फंक्शन चेंज कर दिया। जावा कहता नहीं, मैं स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग हूं तो मैं प्रिंट मेथड के थ्रू ही सारा काम करवाऊंगा। यहां पे भी सिर्फ प्रिंट मेथड ही है, और प्रिंट मतलब प्रिंट करना, और प्रिंट एलएन का मतलब हुआ प्रिंट करके लाइन को चेंज कर देना।
है ना। लेकिन सवाल ये है कि सर एफ नहीं है क्या, प्रिंट एफ एल एन नहीं है? नहीं सर आपने तो लिखा है। अच्छा ऐसा क्या हो गया, प्रिंट एलन था जी, प्रिंटर ओके सर। क्या जरा देख लेना, दैट इज प्रिंट एलन। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रिंट एलन की कहानी। पहले मैं सिस्टम से स्टार्ट करूं। लिखिएगा सिस्टम के बारे में, सिस्टम के बारे में पहले नोट किया जाए। इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास। सिस्टम भी क्या है गाइस, इट इज अ प्री डिफाइंड क्लास विच इज, देखो ये नेम जो है ना, नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। और नेम को जावा में जितने भी नेम डिजाइन किए गए हैं क्लास का नाम, वो रियल वर्ड से रिलेटेड करवाए गए हैं। अभी आप लोग सिस्टम का मतलब क्या समझते हो, प्रोग्रामिंग को छोड़ दो, सिस्टम का मतलब आप क्या समझते हो? सिस्टमैटिक वे, है ना। सिस्टम, हम अपने लैपटॉप को सिंपली क्या कहते हैं? सिस्टम। एक्चुअली सिस्टम यानी मेरा लैपटॉप की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए, जावा में एक्सेस करने के लिए जावा ने एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा सिस्टम। तो ये सिस्टम हमारे सिस्टम के कंसोल से कनेक्टेड होता है, समझ रहे हैं। हमारे सिस्टम की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए जावा ने एक क्लास बना दी है सिस्टम। तो सिस्टम क्या है, एक प्रीडिफाइंड क्लास है। आगे लिखिएगा विच इज कनेक्टेड टू माई सिस्टम। चाहो तो ब्रैकेट में माई सिस्टम के ब्रैकेट में लैपटॉप डेस्कटॉप लिख सकते हो, है ना। विच इज कनेक्टेड टू माई सिस्टम, जो हमारे सिस्टम से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और यहां पे मैं और थोड़ा डिटेल में लेकर जाऊं तो यहां पे सिस्टम का मेरा मतलब कंसोल है। सिस्टम का मतलब मेरा क्या है, कंसोल, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे कहते हैं, है ना। तो विच इज कनेक्टेड टू माई सिस्टम, बेसिकली कंसोल, ठीक है। बेसिकली कंसोल से ये कनेक्टेड होता है। कंसोल यानी कमांड प्रॉम्प्ट, CMD जिसे कहते हैं। तो कंसोल से ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इट्स हैव 3 वेरिएबल। इट्स हैव 3 वेरिएबल, है ना। इसके पास टोटल 3 वेरिएबल हैं गाइस। पहला वेरिएबल का नाम लिखिएगा इन। फर्स्ट वेरिएबल का नाम क्या है, इन। डैश देकर लिखिएगा फॉर इनपुट। अगर आपको कुछ इनपुटिंग करवाना हो तो उसके लिए हम वेरिएबल का नाम, वेरिएबल यूज करते हैं इन। दूसरा लिखिएगा आउट। आउट को डैश देकर लिखिएगा फॉर आउटपुट। अगर आपको इनपुट करवाना हो इनका यूज करो, आउटपुट यूज कराना हो आउट का यूज करो। और तीसरा वेरिएबल है ERR, ERR फॉर एरर प्रिंटिंग, फॉर एरर प्रिंटिंग। तो अगर आपको कोई एरर या एक्सेप्शन, ऑब्लिक लगाकर एक्सेप्शन भी लिख लेना, एरर या एक्सेप्शन अगर आपके प्रोग्राम में आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ERR। तो हमारे पास कितने कॉन्सेप्ट हो गए, 3। इन फॉर इनपुट, आउट फॉर आउटपुट एंड ERR फॉर एरर प्रिंटिंग। तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट है। मैं यहाँ पे कमेंट में आपको मेंशन कर देता हूँ। हमने कहा इन, आउट एंड ERR। ये हमारे पास 3 मेजर कॉन्सेप्ट थे जो सिस्टम से कनेक्टेड होता है। अब अगर आपको यहाँ पे मैंने आउट के लिए क्या कहा, आउटपुट, तो मैंने क्या यूज करा रखा है, सिस्टम डॉट आउट। यानी आउट क्या है, आउट के बारे में काम करो, अलग से नोट कर लो आउट के बारे में, है ना। आउट के बारे में अलग से नोट कर लीजिएगा। आउट इज अ स्टैटिक वेरिएबल ऑफ सिस्टम क्लास। स्टैटिक वेरिएबल ऑफ सिस्टम क्लास। एंड नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा एंड इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास।
and it is an object of print stream class. हमारे पास गाइज एक क्लास है, क्लास का नाम है प्रिंट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रिंट स्ट्रीम नाम का क्लास, और प्रिंट स्ट्रीम का काम है ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना। प्रिंट स्ट्रीम का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना। तो अगर आपको कोई प्रिंटिंग प्रोसेस पे लेकर जाना है तो उसके लिए हम क्लास को यूज करते हैं प्रिंट स्ट्रीम। ये जो प्रिंटलन मेथड है ना, हमारे पास प्रिंटलन नाम का मेथड है, हमारे पास प्रिंटफ नाम का मेथड है, हमारे पास प्रिंट नाम का मेथड है, सभी का काम प्रिंटिंग करना है। प्रिंटफ में यूज करूंगा तो वो सी लैंग्वेज का आ जाएगा, प्रिंट यूज करेंगे तो प्रिंट करने के बाद कर्सर उसी लाइन पे रह जाएगा, और प्रिंट एलन करोगे तो प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, है ना। तो ये तीन हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट हुए। तो अगर आप अभी मैंने फिलहाल जो क्या लिखा है प्रिंट एलन लिखा है, जरा इसको नोट करके लिखिएगा प्रिंट एलन के बारे में, फिर मैं पूरा सेंटेंस बनाता हूं, है ना। प्रिंट एलन के बारे में लिखिएगा, इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ, इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ, सॉरी, इट इज अ नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। नॉन स्टैटिक मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। तो हमारा जो प्रिंटलन है वो क्या है? एक नॉन स्टैटिक मेथड है, किसका? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। इसका प्रिंट स्ट्रीम क्लास का काम होता है प्रिंट करवाना, नेटवर्क तक के भी डेटा को प्रिंट करा देगा। फिलहाल तो मैं कंसोल पे ही प्रिंटिंग करवा रहा हूं, तो कहीं भी आपको प्रिंटिंग करना हो, ठीक है, प्रिंट स्ट्रीम मैंने यूज कर लिया ना, नेटवर्क पे प्रिंट करना हो, कंसोल पे प्रिंट करना हो, फाइल में प्रिंट करना हो, हर जगह यही प्रिंट मेथड काम करेगा। हमें अलग अलग मेथड नहीं चाहिए। अगर आप कंसोल पे भी प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट मेथड ही काम करेगा, है ना। नेटवर्क पे भी प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट मेथड ही काम करेगा, अगर फाइल में भी प्रिंट कर रहे हो तो प्रिंट मेथड ही काम करेगा। समझ रहे हैं? बस आगे का इंटरफेस सिस्टम को हटा देंगे, सिस्टम की जगह नेटवर्क की फाइल को कनेक्ट करा देंगे, है ना, सिस्टम की जगह हमारे टेक्स्ट फाइल को हम कनेक्ट करा देंगे, तो वो आपका प्रिंटलन मेथड हर जगह काम करने वाला है। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करने के लिए जावा system.out.println लिखता है। इससे आपको ये कनेक्टिविटी समझ में आ रही है। प्रिंटलन में जो भी मैसेज है वो हमारे आउट से होते हुए सिस्टम के पास गया, और सिस्टम चूंकि कंसोल से कनेक्टेड है तो ये कहां चला गया? मैसेज कंसोल पे चला गया। दिस इज द सिनारियो ऑफ स्टोरिंग system.out.println एज अ मैसेज, है ना। एक्चुअली अगर मैं आउट का डिस्क्रिप्शन दूं ना, तो हमारे सिस्टम क्लास के अंदर, हमारे सिस्टम क्लास के अंदर आउट जो डिक्लेयर किया गया है वो है पब्लिक, है ना, फाइनल, ताकि इसकी वैल्यू को कोई इंटरनली चेंज ना कर सके, फाइनल, स्टैटिक, है ना, स्टैटिक भी है, और रिटर्न टाइप इसका प्रिंट स्ट्रीम टाइप का है, STREAM स्ट्रीम टाइप का है, और वेरिएबल का नाम आउट है, और इसकी इनिशियल वैल्यू को नल रख दिया गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ आउट वेरिएबल इनसाइड सिस्टम क्लास। सिस्टम क्लास के अंदर आउट वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है किस तरह से? पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। फाइनल मतलब इंटरनली ये चेंज नहीं हो सकता है, स्टैटिक ताकि डायरेक्ट एक्सेसिबल हो सके। अभी मैंने आपको लिखवाया भी था कि ये सिस्टम क्लास का क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है ना। और ये पब्लिक है ताकि आउटसाइड एक्सेस कर सके, और इसकी जो रिटर्न टाइप बनाई गई वो किस टाइप का है? प्रिंट स्ट्रीम टाइप का। इसीलिए मैंने कहा था कि आउट एक प्रिंट स्ट्रीम टाइप का ऑब्जेक्ट भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंटलन ने जो भी मैसेज राइट किया वो मैसेज यहाँ नल से रिप्लेस हो जाएगा, और ये चूंकि कनेक्टेड है हमारे कंसोल से, सिस्टम हमारा कनेक्टेड है कंसोल से, तो ये जो डेटा आपका जो मैसेज है हेलो जावा, ये कहाँ चला जाएगा? हमारे कंसोल पे चला जाएगा। समझ गए बात को? ये था हमारे प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। तो ये तो मैंने आपको एक हेलो जावा का मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल का स्ट्रक्चर बताया, और यही स्ट्रक्चर गाइज आपको बार बार फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। यानी जब भी आप जावा की प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो ये क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि मैंने पब्लिक क्यों लगाया, स्टैटिक क्यों लगाया, मेन इस तरह से क्यों लिखा जाता है, एसओपी हम क्यों बार बार लिखते हैं, ये सारी चीजों को मैं बार बार यूज करूंगा, इसलिए क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है प्रोग्राम को सेव करना। जब तक आप प्रोग्राम को सेव नहीं करेंगे काम तो बनेगा नहीं। सेव करने में आपकी मर्जी हो सकती है, फाइल का नाम आप जो मर्जी करे दे सकते हो, फाइल नेम दे दीजिए और डॉट जावा एक्सटेंशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डॉट जावा। तो हमने एक्सटेंशन के तौर पे डॉट जावा पास कर दिया। अच्छा गाइज एक चीज ध्यान दीजिएगा, फाइल नेम में सेव करते समय फाइल नेम के रूप में क्लास का नाम भी चाहो तो दे सकते हो। क्लास का नाम हमारा एबीसी है तो चाहो तो एबीसी के नाम से सेव कर सकते हो और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चाहो तो डिफरेंट नेम भी दे सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे गाइज आपको डिफरेंट नेम पास करता हूँ तो एक थोड़ी सी डिफरेंशिएशन भी आपको समझ में आ जाएगी इन दोनों के बीच में। तो मैं आपको ले चलता हूँ डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे हम नाम देते हैं डेमो डॉट जावा। हमने अपना फाइल का नाम क्या रखा गाइज, डेमो डॉट जावा रखा। ये लीजिए सेव हो गया। जैसे ही मैंने सेव किया गाइज आप देख सकते हो कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं यानी कीवर्ड्स हैं लाइक क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, ये सभी का कलर चेंज हो गया। ये कीवर्ड्स हैं जावा के, इसीलिए वो आपका चेंज हो गया। अगर आप गलती लिखोगे तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए प्रोग्राम को सेव कर लिया। सेव करने के लिए हमने जो नाम चूज किया वो था डेमो डॉट जावा। अब प्रोग्राम को सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे। ये दो स्टेप हमें भी करना बाकी है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेप आता है कंपाइल। सबसे पहले स्टेप क्या आता है गाइज, कंपाइल। और कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ पे सिंटैक्स मेंशन करता हूं। सिंटैक्स ध्यान से देखिएगा, जावा सी हमारे लिए कंपाइल करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, जावा सी फॉर कंपाइल, जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा। आपने जो फाइल नेम पास किया ना उस फाइल नेम को पास कर दो। ध्यान दीजिएगा किसका नाम हमने पास किया, फाइल नेम का। जरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जावा सी एंड फाइल नेम हमारे पास क्या है, डेमो है, तो मैंने लिख दिया डेमो डॉट जावा। जैसे ही गाइस आप कंपाइल करोगे, कंपाइल करते ही जहां पे ये आपकी डेमो डॉट जावा फाइल है एग्जिस्ट, उसी के पैरेलली आपको एक और क्लास फाइल देखने को मिलेगा। एक और क्या मिलेगा, क्लास फाइल। क्योंकि कंपाइल होने के बाद एक फिजिकल डॉट क्लास फाइल बनाती है जावा की प्रोग्रामिंग, और वो क्लास फाइल क्लास के नाम से बनती है। अगर आपके पास एक क्लास है तो एक क्लास फाइल बनेगा, अगर 10 क्लास फाइल है तो 10 क्लास फाइल आपको बना देगा। ध्यान रखिएगा। तो एक जावा कोड के अंदर यानी डॉट जावा में एक मैंने यहाँ पे क्लास बनाया ना, चाहो तो इसके नीचे आप एक और भी क्लास बना सकते हो, नो इशू। 1, 2, 10, 20 जितनी मर्जी करे उतने आप क्लास बना सकते हो। जितने क्लास फाइल बनेंगे उतने सेपरेट डॉट क्लास फाइल होंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सो फिलहाल गाइज मैंने यहां पे आपको क्लास फाइल बनाकर दिखा देता हूं। मेरा जो क्लास फाइल बना होगा वो है abc.class फाइल। और ये जो क्लास फाइल है ये एक फिजिकल फाइल होता है, बाइट कोड में डेटा होता है यानी 01 के फॉर्मेट में होता है, लेकिन नॉन रीडेबल होती है। नॉन रीडेबल का मतलब ये इनक्रिप्टेड किया जाता है हमारे कंपाइलर के द्वारा, जेवीएम के द्वारा, जिससे कि आप इसके कोडिंग को रीड नहीं कर सके, ताकि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम बने, कोई हैक ना कर सके, कोई वायरस ना अटैक कर सके, इसलिए उसको इनक्रिप्ट किया जाता है, नॉन रीडेबल बनाई जाती है। तो मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा, कुछ चीजें तो समझ में आएगी, कुछ चीजें समझ में आपको नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ये तो हुआ कंपाइल करने का फेज। जब कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा यानी वो डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप उस बाइट कोड की फाइल को रन करोगे, है ना। तो रन करने की कमांड जरा आप देख लीजिएगा। रन करने का यहाँ पे मैं आपको सिंटैक्स मेंशन कर देता हूँ। रन करने के लिए हम यूज करते हैं जावा, है ना, और क्लास नेम। ध्यान दीजिएगा, क्लास नेम यूज करते हैं गाइस, जावा के साथ क्लास नेम। और हमारा क्लास नेम क्या है, हाँ, तो मैं यहाँ पे ABC लिखूंगा। क्लियर। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप सेव करते समय क्लास का नाम दे देते हो तो कंपाइल और रन दोनों सेम नेम से कर लेते,
है ना। कंपाइल भी abc.java से कर लेते हैं, रन भी abc.java से कर लेते हैं, लेकिन आज दोनों अलग अलग लिखोगे तो कंपाइल चूंकि फाइल नेम से किया जाता है, तो फाइल नेम अगर आपका डेमो है तो demo.java करोगे, abc है तो abc.java करोगे। लेकिन गाइज ये कमांड आपका तभी काम करेगा जब आपने जावा का पाथ सेट किया होगा अपने सिस्टम में। अगर आपने जावा का पाथ अपने सिस्टम में सेट नहीं किया तो आपका ये कमांड काम नहीं करेगी, क्योंकि ये कमांड हम राइट करते हैं अपने कंसोल में, cmd में। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम जावा का पाथ नोट करवाते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा हाउ टू सेट जावा पाथ, हाउ टू सेट जावा पाथ। तो आप जावा का पाथ किस तरीके से सेट करते हो ये पहले समझिए। तो जावा का पाथ गाइस हम दो तरीके से सेट करते हैं, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंटली। क्लियर? एक हमारा क्या होता है गाइस, टेम्पररी, और दूसरा हमारा क्या होता है, परमानेंटली। टेम्पररी का मतलब कुछ समय के लिए, यानी जिस कंसोल पे मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूं सिर्फ उसी कंसोल पे मैं पाथ सेट करूंगा, दैट इज कॉल्ड टेम्पररी। और परमानेंटली का मतलब हुआ हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके सेट कर देंगे। तो एवरी टाइम जितनी बार आप कंसोल ओपन करोगे उतनी टाइम आपका जावा का पाथ सेट ही मिलेगा, और वो तब तक मिलेगा जब तक आप सिस्टम को डिस्ट्रॉय ना कर देते। समझ गए बात को? तो मैं यहां पे आपको परमानेंटली पाथ सेट करके दिखाता हूं, लेकिन सेट करने के लिए पहले जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करना होगा। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं गूगल पे जाता हूं और यहां पे सिंपली सर्च करता हूं डाउनलोड JDK 70, ठीक है। ये ओरेकल की साइट मिलेगी आपको, और इस ओरेकल की साइट से यहां पे देख सकते हो जिप फाइल है ना, क्या हमारे पास जिप फाइल। इस जिप फाइल को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये चूंकि जिप फाइल है तो इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, ठीक है। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम जावा का पाथ सेट करेंगे। आपको मैं लोकेशन पे ले चलता हूं जहां पे ये हमें मिलेगा। मैंने इसे एक लोकेशन में रखा है डी ड्राइव, और डी ड्राइव के अंदर हमने एक सॉफ्ट नाम का फोल्डर बनाया है सॉफ्टवेयर के लिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा है JDK 17, है ना। ये हमारा JDK 17 का जिप फाइल है। क्या है गाइस? तो मैं इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया। जब एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे, है ना, सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक आया ना, और यहाँ पे राइट क्लिक में एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन मिलता है, किधर गया, ये देखो। जैसे करोगे तो इसी लोकेशन पे आपको इधर कहां गया, ऊपर होगा 17 मिल गया। चलिए गाइस इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर आप आओगे तो JDK 17 के अंदर आपको एक फोल्डर मिलती है, दैट इज कॉल्ड बिन फोल्डर। क्या मिलती है? बिन फोल्डर, बिन फाइल, और यही हमारा बिन फाइल जावा पाथ कहलाता है ना। मेंशन कर लेना, दिस इज कॉल्ड जावा पाथ। तो JDK 17 के अंदर बिन फोल्डर, इसको कॉपी कर लो। क्या करना है गाइस, इसे कॉपी कर लेना। कॉपी कर लिया मैंने, और कॉपी करने के बाद पहले मैं टेम्पररी दिखाता हूं, फिर मैं परमानेंटली भी दिखाऊंगा। टेम्पररी पहले हम बात करते हैं। टेम्पररी के मतलब मैंने क्या कहा था, है ना। एक काम करो, नोट करो, हाउ टू सेट पाथ टेम्पररी। पहले हम इस पे वर्क करते हैं, हाउ टू सेट पाथ टेम्पररी, है ना। पहला स्टेप लिखिएगा ओपन CMD where your .java file exist। ध्यान दीजिएगा, CMD ओपन करना है कहां से, जहां पे आपकी .java फाइल एग्जिस्ट करती है। अगर हमारी .java फाइल एग्जिस्ट कर रही है हमारे डेस्कटॉप पे, तो आपको CMD डेस्कटॉप पे स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। मैंने यहां पे एक फाइल सेव किया है demo.java, ये रहा हमारा demo.java, है ना। और इस डेमो फाइल को चूंकि मेरा डेस्कटॉप पे है, मैं यहाँ पे सर्च में जाकर CMD टाइप करेंगे, है ना। मिल गया कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन करो, आ गया। हम चूंकि मैं कमांड प्रॉम्प्ट में हूं तो मुझे कमांड अप्लाई करना होगा CD डेस्कटॉप। फिलहाल मेरा ये डेस्कटॉप ना वन ड्राइव के अंदर है, CD
डेस्कटॉप। चलिए अब हम डेस्कटॉप पे आ गए। हमारा पहला स्टेप क्या था? ओपन cmd वेयर योर डॉट जावा फाइल एग्जिस्ट। cmd ओपन कर लिया। सेकंड स्टेप सुनिए, सेट जावा पाथ। जावा पाथ हम कैसे सेट करेंगे? कमांड है हमारे पास। सेकंड स्टेप है सेट जावा पाथ। सेट पाथ इक्वल टू, और जो अभी मैंने आपको पाथ दिखाया था ना, उस पाथ को कॉपी कर दो, है ना। सेमीकोलन लगाइए, एंटर कर डालो, डन। ये जरा कमांड नोट कर लेना, सेट स्पेस पाथ इक्वल टू, अब इधर कोई स्पेस नहीं देना है, इक्वल टू डी, मेरा तो फिलहाल डी ऑप्शन में था, मतलब JDK 17 के अंदर बिन, और लास्ट में आपको सेमीकोलन लगा लेना है, तो आपका जावा का पाथ सेट हो गया। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं कि हमारा जावा का पाथ सच में सेट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कमांड है, जैसे आप जावा का वर्जन चेक करके आप पता कर सकते हो कि आपका जावा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या सिंपली जावा टाइप करके भी एंटर कर दो, अगर वो रन हो गया तो मतलब जावा काम कर रहा है। फिलहाल मैं आपको जावा का वर्जन चेक करा देता हूं, जिससे ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये देखो काम कर गया ना। जावा 17 है हमारा, जो अपडेशन हुआ था, मैंने डाउनलोड किया था उस समय का ये है 2021 9 और 14 तारीख। LTS यानी लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ठीक है। LTS बोले तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट, सभी जावा वर्जन में LTS लिखा हुआ नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको अभी जावा वर्जन पे भी डिस्कशन करेंगे। एंड ये कुछ अपना इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर वगैरह इसने पास कर दिया, क्लियर, मतलब ये काम कर रहा है ना। तो अब मैं इस कमांड को, जो कि मैंने आपको नोट करवाया था गाइज, इस कमांड को हम रन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला कमांड हमारा क्या था? कंपाइल करने वाला। कंपाइल करने के लिए मैंने क्या कहा था? जावा सी और फाइल नेम डॉट जावा यानी डेमो डॉट जावा, इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूं, अपने वापिस ये CMD पे आ जाते हैं और एंटर कर देते हैं। ये लीजिए सक्सेस, कोई एरर नहीं आ रही है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया। इट मींस कि हमारा एक डॉट जावा फाइल इधर ऊपर बन चुका है, abc.class के नाम से। लेट्स ओपन दिस फाइल। देखिए गाइस, कुछ चीजें तो आपको समझ में आ रही होगी और कुछ चीजें, है ना, ऊपर से जा रही होगी, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड डेटा है, और अगर इसमें तुमने कोई भी अपडेशन किया तो करप्ट हो जाएगा। समझ रहे बात को? मतलब आप अपडेशन अलाउ नहीं है ना। सर ये बाइट कोड में तो नहीं दिख रहा। मैंने क्या कहा? इनक्रिप्टेड होता है गाइस। 0101 अगर होगा तब तो हैकर्स उसे इजीली एक्सेस कर लेगा ना। हाँ जी। इसीलिए तो फाइल को नॉन रीडेबल बनाया जाता है। यही तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम है कि आपके जितने भी डॉट क्लास फाइल बनेंगे वो सारे फिजिकल होंगे, शेयरेबल होंगे, और शेयरिंग सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हम इनक्रिप्ट करते हैं, उसको नॉन रीडेबल बनाते हैं, ताकि उसे कोई रीड ना कर सके, उसे हैकर भी रीड ना कर सके, उसे वायरस भी एक्सेस ना कर सके, इसीलिए उसको इनक्रिप्ट करते हैं। तो ये इनक्रिप्शन की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। इनक्रिप्शन के हमारे पास कई सारे क्लासेस हैं। सिक्योरिटी नाम का हमारे पास API है, पैकेज है, उसका यूज करके हम ये सारा काम करा देते हैं। चलिए आगे लेकर चलते हैं आपको, और मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। रन कराने वाला कमांड मैंने ऑलरेडी आपको लिख रखा है। लेट्स कॉपी दिस फाइल जावा ABC। चलो कॉपी कर लेते हैं, और मैं कमांड को यहाँ पे पास कर देता हूँ, एंटर। मैंने मैसेज दिया था ना हेलो जावा, और ये मैसेज आपको डिस्प्ले कर गया। तो ये था प्रोसेस हमारे प्रोग्राम को कंपाइल और रन करना। क्लियर गाइस, एवरीबॉडी? कॉन्सेप्ट सभी लोग को समझ में आया? चलिए तो